Hello everyone, welcome to Vigyanis. I am Lisha, your physics educator at Vigyanis. आई होप आप लोगों की जो कल पार्ट 1 की वीडियो गई थी, आप लोगों ने वो सब क्वेश्चंस जो हैं वो देख लिए हैं और आप लोगों को सब समझ आ गया है, आप लोगों के को कोई भी डाउट नहीं है। अब 2024 के फिजिक्स के पेपर में जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमेनिंग पार्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चंस किए थे, हम लोग ऑप्टिक्स के पार्ट तक पहुंच चुके थे। अब जो हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उसमें ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, प्लस कुछ क्वेश्चंस अगेन जो मैंने कहा था कि थोड़े से डिफिकल्ट है या थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड भी होने वाले हैं। ठीक है? तो बिफोर मतलब स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपको वीडियो पसंद आती है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिख रहा है जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ रिलेटेड विथ, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे? जस्ट अ सेकंड प्लीज़। हमारा पहला क्वेश्चन रिलेटेड है बेसिकली इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड। वो कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई भी लेंस है या मिरर है, ठीक है, उसमें जो इमेज वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इमेज वर्सेस वी वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। चाहे आप एक कनकेव मिरर ले लीजिए या एक कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यू मस्ट हैव सीन दैट कि जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट जो है, सपोज़ ये लेंस है, जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट जो है या मिरर ऑब्जेक्ट जो है वो पास आता है, जैसे-जैसे यहाँ पे देखो, पहले तो कन्वेक्स लेंस के लिए पूछा गया है ना, मिरर के लिए नहीं, कन्वेक्स लेंस, तो ये कन्वेक्स लेंस है। जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट को आप लेंस के पास लाते जाएँगे, वैसे-वैसे इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से, लेंस से क्या जाती जाएगी? दूर जाती जाएगी। देखते हो ना कि अगर इन्फिनिटी वाली इमेज है वो फ़ोकस पे बनती है। अगर आप इमेज को 2f के पीछे रखते हैं, तो इमेज जो है वो f से आगे शिफ्ट हो जाती है। फिर इमेज को अगर 2f पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं, तो इमेज भी 2f पे ही बनती है। फिर इमेज को f और 2f के बीच में रखा जाता है, तो इमेज 2f से और पीछे बनती है ना? और f पे रख के वो इन्फिनिटी पे बनती है। सो व्हाट यू आर सीइंग इज़ दैट कि एज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, इमेज डिस्टेंस इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। बेसिकली अगर u इंक्रीज़ होता है तो v डिक्रीज़ होगा, ये बात मुझे क्लियर होनी चाहिए, मतलब वाइस वर्सा कंडीशन है। या आप कह सकते हो u अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो v आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है? और ये रिलेशन लीनियर नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, रिलेशन इज़ नॉट लीनियर। तो अब देखो, u अगर डिक्रीज़ होगा या u अगर इंक्रीज़ होगा, u देखो यहाँ पे, u हमेशा नेगेटिव में है, u नेगेटिव में होगा ना, u इस साइड है ना? तो u नेगेटिव वाला पोर्शन देखो ये वाला है, या तो सेकंड वाला ऑप्शन है या वो थर्ड वाला ऑप्शन है। और देखो दोनों में ही इनवर्स रिलेशन शो किया हुआ है। सेकंड वाले ऑप्शन में भी इनवर्स रिलेशन शोन है और थर्ड वाले ऑप्शन में भी इनवर्स रिलेशन शोन है, बट मैंने आपको कहा है कि इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म ग्राफ, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म ग्राफ। तो आपके पास जो ऑप्शन ठीक होने वाला है वो कौन-सा होने वाला है? सेकंड ऑप्शन ठीक होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली डायफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। आप सबको पता है कि डायफ्रैक्शन क्या होता है? डायफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का बेंड कर जाना, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्स्टेकल के साइज़ के क्या हो जाती है? कंपैरेबल हो जाती है। तो लाइट का बेंड कर जाना और उस रीजन में एंटर कर जाना जिस रीजन में वी वर एक्सपेक्टिंग देयर विल बी नो लाइट, दैट इज़ नोन एज़ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So using light from a monochromatic source to study the diffraction, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया है, डायफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं सिंगल स्लिट से, और सिंगल स्लिट की जो विड्थ है, ये जो a है, दैट इज 0.1 नैनो मिलीमीटर, ठीक है? एंड द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है दैट इज 5 मिलीमीटर। ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्क्रीन है दैट इज कैपिटल डी, दैट इज 50 सेंटीमीटर अवे। पहले तो एक चीज ध्यान रखना, कुछ मिलीमीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में है। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, या तो सबको सेंटीमीटर्स में ले आओ, या सबको मिलीमीटर्स में ले आओ, या सबको मीटर्स में ले आओ। बेस्ट इज आप सबको एसआई सिस्टम में लेके आए। एसआई सिस्टम मतलब मीटर्स में लेके आए। आपने वेवलेंथ निकालनी है। अब आपको पता है जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विड्थ बाकी सबसे डबल होती है। जो विड्थ आती है वो आती है 2 डी लैम्डा अपॉन ए, ठीक है? ये आती है विड्थ, डबल आती है।
अब डी, कैपिटल डी इज़ 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लेके आओगे 100 से डिवाइड, लैम्ब्डा आपको पता है कितना गिवन है? कितना गिवन है लैम्ब्डा? लैम्ब्डा हमें निकालना है ना? बाय ए, ए इज़ द विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट की विड्थ कितनी है? 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को किस में करोगे? मीटर में करोगे 10⁻³ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ विड्थ कितनी लेनी है? 5 मीटर, यहाँ से लैम्ब्डा आपको कैलकुलेट करना है। हियर फ्रॉम हियर यू हैव टू कैलकुलेट द लैम्ब्डा, जो मैं न्यूमेरिकल्स आधे छोड़ रही हूँ, आप लोगों ने सॉल्व करके उसके कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ आपको यहाँ पे हर एक चीज़ कैलकुलेट करके बताऊँ। आई एम टेलिंग यू द बेसिक कांसेप्ट, आई एम टेलिंग यू द बेसिक फॉर्मूला, जो छोटे-छोटे हैं वो मैं आपको सॉल्व भी करके बता रही हूँ। बट जो अब जैसे मैंने ये वाला छोड़ा है, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। यू हैव टू लीव दैट इन कमेंट बॉक्स, राइट? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड अपॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसके ऊपर बेस्ड है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप सबको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है दे विल लीव द सरफेस ऑफ एटम एंड दे विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो एक इंसिडेंट वेव के पास होनी ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाए। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा? या तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब हमारे पास कहा गया है कि अगर मान लो हमारे पास एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी इज 2 न्यू नॉट, और उसको इंसिडेंट करवाया जा रहा है एक मेटल के सरफेस के ऊपर, और उस मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू नॉट, मतलब इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ये बात तो गलत है, क्योंकि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा ही आएगा। फर्स्ट बात तो गलत है। सेकंड है, ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट होगी। देखो पहले तो एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी? वो ये थी कि जो भी आप एनर्जी देते हो वो 2 काम करती है। एक, उसको बाहर निकालने का, क्योंकि उतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, तो उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। दूसरा, उसे काइनेटिक एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है 10 जूल से न्यूक्लियस के साथ, ठीक है? आपने एनर्जी दी 12 जूल, तो 10 जूल तो कहाँ यूज़ हो जाएगी? उसको बाहर निकालने में। बाकी 2 जूल कहाँ जाएगी? उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो टोटल एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। अगर मान लो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, आपने कितनी एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करवाई? 2 एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन कितना है? एच न्यू नॉट है। काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नॉट ही आएगी। पर ऑप्शन क्या कह रहा है कि हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आने वाला है जब हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे, सबकी एनर्जी एच न्यू नॉट है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर फोटॉन्स इंसिडेंट करवाओगे तो क्या श्योरिटी है कि हर फोटोन से पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट भी होती है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है जो एनर्जी है अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ने एब्ज़ॉर्ब भी कर ली, तो ज़रूरी नहीं है वो एच न्यू नॉट से ही बाहर आएगा, हो सकता है वो एनर्जी किसी और फॉर्म में भी लूज़ कर दे। तो ये बात कहना कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एच न्यू नॉट है, ये बहुत गलत है, हर इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी। हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है वो एच न्यू नॉट होगी, बाकी कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट भी होती है, तो मैक्सिमम एनर्जी एच न्यू नॉट होगी। हर एक इलेक्ट्रॉन की एच न्यू नॉट होगी वो नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, दैट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल बी इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ठीक है? और मैक्सिमम एनर्जी 2 एच न्यू नॉट होगा, ये बात तो गलत ही है, ठीक है? आई गेस ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट सोर्स कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है। अ मेटालिक प्लेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेट। देखिए, पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? यहाँ पे अगर मेरे पास एक मेटालिक प्लेट है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आते हैं। मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द फोटो करंट, है ना? क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज़्यादा क्या होने वाला है? करंट होने वाला है।
अब वो कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सोर्स का अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, पहले सोर्स यहाँ था, अब सोर्स यहाँ है, तो फोटो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है? अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक है? मान लो पहले सोर्स यहाँ था, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पे फॉल कर रहे थे बहुत आराम से। आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो आप सबको पता है जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स इज़ सेम। बट बट आप खुद सोचो, जब आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे, क्या श्योरिटी है कि सारे के सारे इसको हिट करेंगे ही करेंगे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ना डिस्पर्जन की, इधर-उधर जाने की, है ना? तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाएँगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम होता जाएगा। कभी भी स्ट्रेट रिलेशन तो होता ही नहीं है, कम होता जाएगा। एज़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज़ द डिस्टेंस, फोटो करंट इज़ गोइंग टू डिक्रीज़, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? दिस चैप्टर दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो डी ब्रोगली तो आपको पता ही है सबने, सबने पढ़ा है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है? ये कहती है कि हर एक मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड होती है ना? मतलब पार्टिकल जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव तो करता ही है, प्लस उसका वेव नेचर भी होता है। और जो लैम्ब्डा होता है दैट इज़ गिवन बाय h बाय p, या फिर लैम्ब्डा का फॉर्मूला आता है 12.27 इलेक्ट्रॉन के केस में। अगर जनरल लिखना है तो h बाय अंडर रूट 2 mev, और अगर ये qv है ना, q इज़ द चार्ज, और अगर ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये सॉल्व करके आता है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v मीटर, दिस इज़ लैम्ब्डा। ये फ़ॉर्मूलाज़ आपको याद होने चाहिए, ठीक है? अब एक प्रोटॉन है, जिसको एक्सेलरेट किया गया कितने के वोल्ट के साथ? v वोल्ट्स के साथ, और उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट इज़ लैम्ब्डा ऑन डबलिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को डबल कर देते हैं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नाउ सी, वी नो दैट जो लैम्ब्डा है दैट इज़ इक्वल्स टू देखो ये था ना h बाय अंडर रूट 2 m q v। q इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पे आता है तो 12.27 वाला फॉर्मूला बन जाता है ना। अब प्रोटॉन पे चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। बेसिकली लैम्ब्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ v। अब कह रहा है कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाया जा रहा था, वो डबल कर दिया। बेसिकली अब लैम्ब्डा डैश जो है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v डैश, एंड v डैश इज़ ट्वाइस ऑफ v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2v। तो अगर ये वाली टर्म बढ़ गई तो ये इनवर्स रिलेशन है ना, वोल्टेज बढ़ गया तो वेवलेंथ क्या कर जाएगी? डिक्रीज़, ठीक है? वेवलेंथ क्या कर जाएगी? डिक्रीज़। तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ अनचेंज रहेगी, ये बात गलत है। वेवलेंथ डबल हो जाएगी, ये बात भी गलत है। वेवलेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी, ये बात गलत है। वेवलेंथ डिक्रीज़ कर जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है? Now this question is basically related to the chapter of atoms and nuclei, ठीक है? एटम्स और न्यूक्लियाई से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड लेवल में हाइड्रोजन एटम के, वो है k यूनिट्स। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k। आपको पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की वैल्यू बतानी है। यू नो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 2 ही तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और उन दोनों का सम इज़ द टोटल एनर्जी। इफ काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन टू यू, यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वेरी डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या है? रिलेशन ये कहता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डबल होती है, ठीक है? किसके? काइनेटिक एनर्जी की, और विद अ माइनस साइन, ठीक है? एनर्जी का माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? एक तो बच्चे ये प्लीज़ बात ध्यान रखना। देखो एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई साइन लगा देता है तो हम लोगों को समझ नहीं आता कि स्केलर क्वांटिटी में साइन का क्या मतलब है, क्योंकि साइन का मतलब सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी में ही होता है। तो साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो एनर्जी है यहाँ पे वो अट्रैक्टिव नेचर की है, जो यहाँ पे फोर्सेस है वो किस नेचर के हैं? अट्रैक्टिव नेचर के हैं, एंड ऑब्वियसली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही करता है ना? अगर एनर्जी पॉजिटिव है मतलब वहाँ पे फोर्सेस रिपल्सिव नेचर के हैं। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्वाइस होती है काइनेटिक एनर्जी के,
और जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है बट विद अ नेगेटिव साइन। ये रिलेशन होता है। जिस बच्चे को ये रिलेशन पता है उसके लिए ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी K गिवन है तो U जो हो जाएगा वो -2K हो जाएगा और टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? माइनस ऑफ K के इक्वल आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन-सा ठीक आ रहा है? जल्दी से देखो हमारा ऑप्शन कौन-सा ठीक आ रहा है? 1 ऑप्शन ठीक आ रहा है ना, तो 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? अगेन आई एम मेंशनिंग अगेन, किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, सो बच्चे यू कैन लीव दैट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल रिप्लाई टू दैट। ओके? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? अगेन ये जो क्वेश्चन है वो एटम्स और न्यूक्लियस से रिलेटेड है। हमारे पास 2 न्यूक्लियस हैं, एक का मास नंबर A है, दूसरे का मास नंबर क्या है? B है। द डेंसिटी रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई इज, न्यूक्लियाई की डेंसिटी रेशियो क्या होगी? A रेशियो B, अंडर रूट A रेशियो अंडर रूट B, A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर या 1 रेशियो 1। Now, you should know that however dense the nucleus is or however less dense the nucleus is, कितना ही ज़्यादा डेंस हो जाए न्यूक्लियस या कितना ही कम डेंस न्यूक्लियस हो जाए, न्यूक्लियस की डेंसिटी इज़ अ फिक्स्ड नंबर। वो कितनी है? न्यूक्लियस की डेंसिटी इज़ अ फिक्स्ड नंबर 2 इंटू 10 2.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज़ द फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है? चाहे यूरेनियम है, चाहे हाइड्रोजन है, हर किसी के न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ही होती है। तो बिना सोचे समझे अगर 2 न्यूक्लियस भी हैं, एक का न्यूक्लियस कुछ भी है, भारी है, हल्का है, डज़न्ट मैटर, दोनों की सेम होगी तो रेशियो क्या आएगी? 1:1। ठीक है? नेक्स्ट, अगेन ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ अगेन फ्रॉम द बेसिकली एटम्स एंड न्यूक्लियर, और ये बोहर मॉडल का से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि जो बोहर है उसने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए स्पेक्ट्रा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एटम्स को एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन को या He+ को या Li++ को, है ना? बहुत सारे एटम्स को ऐसे जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो यू शुड नो दैट, व्हाट यू शुड नो कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है फ्रॉम हायर एनर्जी शेल टू लोअर एनर्जी शेल, आपको पता है कि वो वेव्स निकालेगा, है ना? अगर फाइनल एनर्जी स्टेट, इफ द फाइनल एनर्जी स्टेट इज 1, तो लाइमन सीरीज आती है। कहीं से भी आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। फाइनल एनर्जी स्टेट 2 है तो ऐसे लर्न करते हैं ना, लो ब्लड प्रेशर ऑफ बद्री प्रसाद, ऐसे ही लर्न करते हैं। एल फॉर लाइमन, बी फॉर बाल्मर। बाल्मर वाज़ द ओनली सीरीज़ जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। क्यों? क्योंकि ये विजिबल रेंज में लाई करती है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। एन इक्वल्स टू, अगर फाइनल स्टेट 3 है तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फन, राइट? राइट? सो सी, क्वेश्चन क्या है? ये आपको बताया हुआ है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब एमिट होगी, ठीक है? पी फन में, बाल्मर में, ब्रैकेट में या लाइमन में, ओके? द वेवलेंथ अरेंज करेक्टली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कब क्या वेवलेंथ जो है वो निकलेगी। आपको ये बताना है। देखो, जो मेरे पास n इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेट है ना? n इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेट है। अगर मान लो इस एनर्जी शेल से गिर रहा है, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, कोई भी है ना? ये फिफ्थ है और मान लो ये इस वाली स्टेट से गिर रहा है, सिक्स्थ वाली स्टेट से गिर रहा है। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है। यहाँ एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो यहाँ वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है। फिर मान लो यहाँ से यहाँ गिरा, एनर्जी कम हो गई, ठीक है? फिर बाल्मर होगा, फिर पास्चन होगा, फिर ब्रैकेट होगा, फिर प्रीफंड होगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? लाइमन सबसे ज़्यादा, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होने वाली है, वो किसकी होने वाली है? प्रीफंड की, बाल्मर की, ब्रैकेट की या लाइमन की, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हो ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, इस यहाँ से आपको पता लग जाएगा, राइट? ओके? नाउ ये क्वेश्चन देखेंगे। नाउ दिस बिलॉन्ग्स टू द कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे पास यहाँ पे वी आई ग्राफ गिवन है। वी आई ग्राफ जो है पी एन जंक्शन डायोड के गिवन है। आपको बताना है, देखो आपको पता है जो पी एन जंक्शन डायोड है दैट इज यूज टू मेक सोलर सेल, दैट इज यूज टू मेक फोटो डायोड, दैट इज यूज टू मेक जिनर डायोड,
है ना, दैट इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पीएन जंक्शन के, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सा ग्राफ किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जीनत आपके पास ऑप्शन है कि पीएन जंक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करता है। पीएन जंक्शन को कौन सा कॉरेस्पॉन्ड करता है? सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू, नीचे आ जाओ, यहाँ पे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को कौन सा कॉरेस्पॉन्ड करता है, फिर ज़ीनर डायोड को कौन सा कॉरेस्पॉन्ड करता है, फिर फोटो डायोड को कौन सा कॉरेस्पॉन्ड करता है, एंड देन सोलर सेल को कौन सा कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो पीएन जंक्शन की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको दिख रही हैं, वो सी ऑप्शन में है, तो फर्स्ट जो होगा वो सी होगा। फिर ज़ीनर डायोड को कौन सा कॉरेस्पॉन्ड करता है ना? देन यू हैव टू टेल कि ज़ीनर डायोड को कौन सा कॉरेस्पॉन्ड करता है। ओके, सो ज़ीनर डायोड को वेट, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन पहला है, पूरा नहीं पढ़ा हमने। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन को कौन इंडिकेट करता है? डी ऑप्शन। फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है ना, तो डी ऑप्शन पहला होगा। फिर उसके बाद आता है ज़ीनर डायोड को कौन कॉरेस्पॉन्ड करता है? ज़ीनर डायोड को, यहाँ पे मेंशन है ना, ये देखो सी में ज़ीनर मेंशन है, तो ये कॉरेस्पॉन्ड करता है। फिर फोटो डायोड को कौन कॉरेस्पॉन्ड करता है? फोटो डायोड का जो होता है वो ये वाला ग्राफ होता है, कांस्टेंट हो जाता है ए वाला, एंड देन कॉरेस्पॉन्ड टू सोलर सेल। सोलर सेल का जो होता है ये ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज वाला होता है, तो वो बी ऑप्शन आएगा। वैसे भी जब आपको ये पता लग गया था कि फॉरवर्ड बायस को कौन सा कॉरेस्पॉन्ड करता है, वो डी है, तो सारे ऑप्शंस में जो डी पहले नंबर पे आ रहा है वो 1 पे ही आ रहा है, तो 1 विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बट ठीक है, हमें डिटेल पता होनी चाहिए। यहाँ पे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज इक्विलेटरल प्रिज्म इज अंडर रूट 2। गिवन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? अंडर रूट 2 है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री है। इक्विलेटरल वही होता है ना जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन निकालना है, डेल्टा एम। मिनिमम डेविएशन पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रिज्म फॉर्मूला क्या कहता है? म्यू इज इक्वल्स टू ए साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये नहीं आएगा यहाँ, साइन डेल एम बाय 2, यही है। ठीक है, मुझे डेल्टा एम निकालना है, तो म्यू इज अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू साइन, हाँ जी, यहाँ से साइन ए 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, सॉरी यहाँ फॉर्मूला होता है साइन ए बाय 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडर रूट 2 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ए कितना है? 60, साइन 60 बाय 2 इज साइन 30। साइन साइन 30 कितना होता है? 1 बाय 2। 1 बाय 2 का 2 ऊपर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2। 2 डिवाइड में आएगा तो ये 1 बाय अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2। 1 बाय अंडर रूट 2 कब होता है? साइन साइन 45 पे, तो साइन 45 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2। साइन से साइन कैंसिल एक तरह से कंसिडर कर सकते हो। 45 इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल एम बाय 2, यहाँ से आप डेल एम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता होना चाहिए था। न्यूमेरिकल में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी इजी है। ठीक है, एंगल ऑफ डेल्टा एम क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ डैश इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में फ्लो करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा या 10.5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, हमेशा 10, 20, 1500 ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ऑल्दो ये जो नंबर मैंने बोला है बहुत छोटा नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स जो है 10⁻23, 10⁻24 इस नंबर में फ्लो करते हैं। तो हमेशा फ्लो कौन करता है? क्या फोटॉन्स फ्लो करते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई फ्लो करता है, या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, न्यूट्रॉन्स?
तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अ मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। एक मेटल की वायर है, उसको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस। जब इस मेटल वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा? आप लोगों को पहली बात तो 2 तरह की वेलोसिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। वन इज़ द थर्मल वेलोसिटी एंड सेकंड इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? दोनों में फ़र्क है। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? जो भी रैंडम वेलोसिटी होती है, जब आपने बाहर से बैटरी नहीं लगाई हुई, तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की इनसाइड द कंडक्टर दैट इज़ नोन एज़ थर्मल वेलोसिटी। बेसिकली ड्यू टू टेम्परेचर जो वेलोसिटी है दैट इज़ थर्मल वेलोसिटी। एंड नेट थर्मल वेलोसिटी का हमेशा 0 होता है, क्योंकि अगर वो 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिक कंडीशन में भी करंट फ्लो कर रहा है। मतलब एक मेटल की वायर ऐसे पड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन्स में अगर नेट वेलोसिटी आ रही है, टच करोगे तो आपको करंट फील होगा, नहीं होता ना? तो नेट वेलोसिटी हमेशा थर्मल की 0 होती है। लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप बाहर से बैटरी लगा देते हो एंड एज़ अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो अगर हमारे पास एक मेटल की वायर है जिसके ऊपर हमने V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है और अगर सपोज़ कीजिए जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे एज़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएँगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या कर जाएँगी? बढ़ जाएँगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है? थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी तो डिपेंड ही टेम्परेचर पे करती है। टेम्परेचर बढ़ गया तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी बट थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़, ये आएगा ऑप्शन। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, एक मेरे पास थिन बार मैग्नेट था जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m था। ओके, जैसे डाइपोल मोमेंट निकालते हो ना, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है? प्रोडक्ट ऑफ आई पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? इस बार मैग्नेट को सर्कुलर वायर की शेप में क्या कर दिया? मोल्ड कर दिया, ऐसे, ठीक है? अब बताना है कि you need to fill in the blank with the correct option. ओके, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस गलत लिखे गए हैं। अ, मैं आपको वैसे बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है कि आपको नया मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली यहाँ पे बताना है क्या होगा, m डैश बताना है क्या होगा। देखो पहले जो डिस्टेंस था एक्सट्रीम एंड्स के बीच में वो 2a था ये, है ना? अब ये 2a की वायर बना दी। अब इस 2a की क्या कर दी? वायर बना दी। तो एंड टू एंड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r, r, 2r। है ना? यही हो गया ना, तो m डैश जो होगा, पोल स्ट्रेंथ तो m ही रहेगी, एंड टू एंड डिस्टेंस इज़ 2r। अगर मुझे रेडियस पता लग जाए तो मेरा ये m डैश निकल जाएगा, है ना? तो ये जो सर्कुलर वायर है वो किसकी बनी है? इस 2a की, है ना? तो जो 2a है वो किसके इक्वल है? सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड की गई है, सॉरी नॉट सर्कुलर, सेमी सर्कुलर फॉर्म में, है ना? ये r ये तो सेम ही रहेगा। तो पाई r, इसको बेंड कर दिया सेमी सर्कल में ना, सेमी सर्कल बना दिया इसका, तो सर्कमफेरेंस कितना होता है सेमी सर्कल का? पाई आर। तो ए की यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 2a बाई पाई। ये वैल्यू पुट कर दो, m डैश इज इक्वल टू m इंटू 2a बाय पाई। लेकिन m इंटू 2a तो क्या था? पुराने वाला मैग्नेटिक मोमेंट, तो m डैश आ जाएगा m अपॉन पाई। ठीक है, ये ऑप्शंस में से गलत लिखे गए हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रख लेना, इट विल बी m अपॉन पाई। बस बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। थिंग्स शुड बी क्लियर, राइट? Okay, now we come on to the ferromagnetic material, ठीक है? So the ferromagnetic material used in transformers, जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उसमें जो ferromagnetic material यूज किया जाता है उसका क्या, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको बतानी है वो कैसी होनी चाहिए। उसकी परमेबिलिटी शुड बी लो, हिस्टेरेसिस शुड बी हाई, hysteresis high hysteresis loss, high permeability low hysteresis loss, high permeability high hysteresis loss या low permeability low hysteresis loss। देखो जब भी हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला जो है वो लगता है। प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। बेसिकली अगर इसमें करंट चेंज करेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज करेगा, और अगर इसमें फ्लक्स लिंक चेंज करेगा तो इसमें भी फ्लक्स लिंक चेंज करेगा। एज अ रिजल्ट इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। तो अगर
हमारा परमेबिलिटी कम तो आधी फील्ड लाइन्स तो वहीं लॉस हो जाएँगी, तो फ्लक्स लॉस आ जाएगा इतना ज़्यादा, है ना? फिर कैसे अच्छा ट्रांसफार्मर होगा? तो परमेबिलिटी शुड बी हाई, परमेबिलिटी तो हाई ही होनी चाहिए। हिस्टैरिसीस लॉस कम होना चाहिए। हिस्टैरिसीस क्या होता है कि जब बार-बार एक फेरोमैग्नेट अंडरगो करता है कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, तो डो जो उसके डोमेन्स होते हैं वो भी मूव करते हैं एंड लॉट ऑफ एनर्जी गेट्स वेस्टेड इन दैट थिंग, ठीक है? हिस्टैरिसीस की डिटेल हम लेक्चर में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट हिस्टैरिसीस लॉस क्योंकि एक तरह का लॉस है, लॉस कभी भी ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बेसिकली सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक रहने वाला है कि आपकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए और हिस्टैरिसीस लॉस कम होना चाहिए। आई होप सब बच्चों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना? फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आई गेस आप सबको आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 10th की एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, है ना? देखिए लोअर हाल्फ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ मेड ओपेक। एक कन्वेक्स लेंस लिया, उसका लोअर हाल्फ ओपेक कर दिया, कपड़े से ढक दिया या कुछ भी कर दिया, ओपेक कर दिया, बेसिकली यहाँ से लाइट पास नहीं करेगी, अब लाइट सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन से ही पास करेगी। ठीक है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट? अब इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताना है। फर्स्ट, नो चेंज इन इमेज, इमेज में कोई चेंज नहीं आएगा। इमेज विल शो ओनली हाल्फ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज जो होगी वो आधी बनेगी, अगर पहले पूरी इमेज बन रही थी तो आधा लेंस कवर कर दिया तो इमेज भी आधी बनेगी, वो ये कह रहा है। या इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है? आपने बताना है कि कौन-सा ऑप्शन ठीक है, ओनली सेकंड ठीक है, ठीक है? ओनली 3 ठीक है या ओनली 4 ठीक है या फिर बी एंड सी दोनों ठीक है। तो देखिए देखो, इमेज बनाने के लिए जो नई रेज़ चाहिए होती है, वो 2 चाहिए होती है। 2 रेज़ भी आ गई तो भी इमेज बन जाएगी। तो ऊपर से 2 रेज़ तो आ ही जाएँगी। ऊपर से 2 रेज़ तो आ ही जाएँगी ना, यहाँ से 2 रेज़ तो आ ही जाएँगी। फिर फ़र्क क्या पड़ेगा? ये भी नहीं कह सकते इमेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमेज में फ़र्क पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा। पहले देखो अगर 10,000 रेज़ आ रही थी नीचे और ऊपर मिला के, अब मान लो नीचे से 5,000 रेज़ तो कट हो गई। अब सिर्फ 5,000 रेज़ आएँगी दैट विल कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इंटेंसिटी ऐसा नहीं है कि इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी पर उतनी शार्प नहीं बनेगी क्योंकि नंबर ऑफ रेज़ कम हो गई हैं। तो इंटेंसिटी जो है वो इमेज की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? 2 स्लिट्स हैं व्हिच आर मेड 0.1 एम व्हिच आर केप्ट 0.1 एमएम अपार्ट। 2 स्लिट्स ली गई जिनको रखा गया 0.1 एमएम अपार्ट, ठीक है? और एक स्क्रीन रखी गई जो कितनी दूर है? 2 मीटर अवे है। अगेन यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैच नहीं कर रहा है, तो सबको मीटर में लेके आना कैलकुलेशन के टाइम पे। द फ्रिंज विथ सेपरेशन वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर। आपको फ्रिंज विड्थ सेपरेशन बताना है, बेसिकली बीटा कैलकुलेट करना है, तो बीटा का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाय डी। तो कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन दैट इज 2। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज दैट इज 500, तो 500 नैनोमीटर को मीटर में करोगे 10 रेज़ टू पावर -9 से मल्टीप्लाई एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इज 0.1 एमएम, तो 0.1 एमएम को मीटर में करोगे तो ये आ जाएगा। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस एंड यू नीड टू रिस्पॉन्ड इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? नेक्स्ट, फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, देखिए टेलीस्कोप का क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आया, तो टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ना है आप सबने। तो अगर हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो जिसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, आपको पता है टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज होते हैं। पहले वाला लेंस व्हिच इज़ यूज्ड टू व्यू द थिंग्स दैट इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे वाला लेंस जिससे हम देख रहे हैं दैट इज़ द आईपीस। पहले वाला लेंस अ, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ओएल लिख रही हूँ, और जो सेकंड वाला लेंस है वो क्या है? आईपीस है, राइट? अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पहले वाला लेंस जो है वो बड़ा रखा जाता है, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। क्यों बड़ा रखा जाता है? ताकि मोर नंबर ऑफ रेज़ को वो गैदर करे। क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो लार्ज साइज़ ऑब्जेक्ट्स बॉडीज़ को देखने का काम आता है, जो मतलब जो बेसिकली एटमॉस्फेयर में ऊपर है ना? आकाश में हैं। तो अगर वो इतनी दूर हैं, तो उनको देखने के लिए अ, ज जब मतलब जब वहाँ से देखो, अगर मुझे कोई भी चीज़ देखनी है, तो वहाँ से रेज़ ऑफ लाइट मेरी आइज़ में जानी चाहिए, तभी मेरी रेटिना एक्टिवेट होगी, सिग्नल्स ब्रेन को भेजेगी। अब क्या है, जो मान लो एक स्टार है व्हिच इज़ लाइंग सो फार अवे फ्रॉम अस, जो वहाँ से लाइट रेज़ आएँगी, वो कितनी बिखरी हुई आएँगी और कितनी कम रेज़ ऑफ लाइट हमारे पास पहुँचने वाली है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस ही छोटा-सा ले लूँगी, पहले ही मान लो 10 लाइन्स आ रही हैं, उसमें से भी अब ये लगा लो इतना छोटा ले लिया, तो हो सकता है 5 ही लाइन्स इसमें एंटर करें, 5 ही रेज़ ऑफ लाइट एंटर करें, तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं,
है ना? तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा रखा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, सो दैट इट कैन गैदर मोर नंबर ऑफ रेज एंड अ गुड इंटेंस इमेजेस ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। नाउ इट इज सेइंग दैट कि जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की, बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ मतलब एफओ, दैट इज 10 मीटर एंड आईपीस की जो फोकल लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है? मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो ये 1000 बन जाएगा, है ना? 1000 सेंटीमीटर। एंड द ट्यूब लेंथ, टेलीस्कोप ट्यूब लेंथ एंड मैग्निफिकेशन बताना है। आपको एल बताना है कितना होगा और मैग्निफिकेशन बताना है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ट्यूब। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज है इसके फोकस पे बनती है ना? फिर ये जो फोकस है और इसका फोकस कोइंसाइड करता है, फिर यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। ऐसे ही बनाते हैं। तो जो लेंथ ऑफ ट्यूब होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है बेसिकली एफओ प्लस एफई, फोकल लेंथ का एडिशन होता है ना? सो एल जो होता है वो एफओ प्लस एफई होता है। एफओ इज 1000, एफई इज 10। तो ये आ गया लेंथ ऑफ ट्यूब में 1010 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है? मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? माइनस एफओ बाय एफई, माइनस ऑफ एफओ, एफओ कितना है? माइनस 1000 डिवाइडेड बाय एफई दैट इज 10, तो ये आ जाएगा माइनस 100, साइन प्लस ही लिया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? फोर्थ 1010 एंड माइनस 100। क्लियर रहेगा सबको? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग बताना है आपने कौन सी बात ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जो रेडियस है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन। जो स्पीड है वो 1 बाय एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय एन स्क्वायर के, और रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स याद होने चाहिए भई। बोहर मॉडल में जो हम रिजल्ट्स निकालते हैं, जो रेडियस आती है दैट इज माइनस एन स्क्वायर अपॉन जेड, है ना? इंटू आर नॉट इज द बोहर रेडियस। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के रेडियस। एनर्जी जो होती है अगर आपको याद हो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली एन स्क्वायर, है ना? और तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? आपको एक तो सी ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन स्क्वायर है। तो सी ऑप्शन किस-किस में आ रहा है? 1, 3 एंड 4, तो सेकंड वाला तो गलत ही हो गया। डी ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन किस-किस में आ रहा है? थर्ड और फोर्थ में। अब ए वाली बात ठीक है या बी वाली बात ठीक है? देखिए, जब फो डी ऑप्शन में ये बोल दिया कि रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ए ऑप्शन तो कहता है कि रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो ये बात तो गलत है। तो ए ऑप्शन जो है वो गलत है, दैट और स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एन, ये वाली बात ठीक है। तो आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है हमारा? बी, सी एंड डी, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? Now is the question related to full wave rectifier. What is a rectifier? Rectifier is basically a device which is used to convert AC to DC. AC को DC में convert करने के लिए जो device use होता है PN junction की help से जो हम convert करते हैं that is your rectifier. और जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो आपको पता है सिर्फ हाफ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ही रेक्टिफाई कर पाता है, और हाफ वेव जो है वो वेस्ट हो जाती है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, और अगर मैं फुल वेव की बात करती हूँ, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, दोनों ही साइकिल्स जो है वो रेक्टिफाई होती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या होने वाली है? तो बच्चों ये डबल हो जाएगी। ठीक है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 100 हर्ट्ज। कोई पूछे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है? अब ये मत बोल देना हाफ वेव रेक्टिफायर है तो वो आधी कर देगी, 50 का आधा हो जाएगा, नहीं। वो हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, 50 हर्ट्ज की 50 हर्ट्ज ही रहती है, बट फुल वेव में वो डबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि अगर मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, व्हाट इज डाइपोल? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट सम डिस्टेंस। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, और जो डाइपोल मोमेंट है वो पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है? मतलब फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में अलाइंड है। तो आपको बताना है क्या चीज़ 0 होगी, क्या चीज़ नॉन ज़ीरो होगी। देखिए,
अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो जितना फोर्स प्लस क्यू ई पे लगता उतना ही फोर्स माइनस वाले चार्ज पे लगता, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ना, तो जितना फोर्स प्लस वाले चार्ज पे लगता उतना ही फोर्स माइनस वाले चार्ज पे लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। ठीक है, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाता, जीरो हो जाता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, यूनिफॉर्म होती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो ओवरऑल फोर्स क्या होता, जीरो होता। बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये ई और ई सेम नहीं होंगे ना, तो ये कैंसिल नहीं करेगा और नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो होगा। बट अगर मैं टॉर्क की बात करूं, तो टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। टॉर्क वैसे तो कभी भी जीरो नहीं होता, वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, टॉर्क तो लगता ही लगता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी कि जो डाइपोल है दैट इज अलाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो पीई इंटू जीरो विल बी जीरो, दैट इज टॉर्क विल बी जीरो। तो यहाँ पे फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट next question is related to Wheatstone bridge condition. I hope दो तीन क्वेश्चंस ही रह गए हैं अब, तो फटाफट से इन्हें वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, अगर पी क्यू आर एस चार रेजिस्टेंसेज हैं जिनका रेजिस्टेंस तीन चार है और उनको फोर आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कर दिया गया है, तो आपने बताना है एस जो है वो कहाँ शंट करे और कितने पे वो बैलेंस होगा। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सबको पता है कि अगर मेरे पास चार रेजिस्टेंसेज हैं, ये आई एम ड्रॉइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ बैटरी कनेक्टेड है ना, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जाए, तो गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आती है वो क्या आती है, जीरो आती है ना। जॉकी पे गैल्वेनोमीटर की जब रीडिंग जीरो आ जाती है, तो अगर ये रेजिस्टेंसेस हैं पी क्यू आर एस, तो अगर गैल्वेनोमीटर में कहीं पे जीरो आ जाता है तो P बाय क्यू विल बी इक्वल्स टू R बाय S। वो कब आएगा, मतलब जब इनके रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल हो जाए, मतलब द पॉइंट व्हेन P बाय क्यू की रेशियो R बाय S की इक्वल हो जाती है, तब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, एंड दिस इज नल पॉइंट, उसको हम नल पॉइंट बोलते हैं। और इसमें बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। ठीक है, अब ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 है, लेकिन ये वैल्यू 4 है। ठीक है, अब 3/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4, मतलब यहाँ पे ये बैलेंस तो नहीं है। अब ये बैलेंस कब होगा, जब इसके पैरेलल में कुछ लगा दिया जाए और ओवरऑल उनका क्या आ जाए, रेजिस्टेंस 3 आ जाए, तब ये 3/3 1 हो जाएगा ना। अगर मैं इस 4 वाले के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा दूं और उन सब दोनों को सॉल्व करके आंसर 3 आ जाए, तो यहाँ तो 3/3 है, यहाँ भी 3/3 हो जाएगा और ये बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है मुझे। लेट ये रेजिस्टेंस क्या है, एक्स है, जो मैं इस 4 वाले रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाऊंगी ताकि मेरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, है ना। तो देखिए मुझे ये तो पता लग गया। यहाँ अब देखिए पैरेलल में लगाना है ना, 4 वाले के, मान लेते हैं R4 इज 4 ओम एंड एक्स रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो 1/RP जो है वो 1/R4 प्लस 1/X के इक्वल आएगा। 1/RP नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, तो ये बन जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/R4, R4 कितना है 4 प्लस 1/X, टेक एलसीएम, 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3x, इसको इधर ले आइए, x इज इक्वल्स टू 12, x कितना आ गया 12, तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड। ठीक है, ये समझ आई 4 वाले के पैरेलल में क्यों लगाया और आंसर 3 के इक्वल क्यों रखा, क्योंकि 3/3 क्या हो जाएगा फिर उस केस में 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, एक कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस कितना है, r है, इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, इनवर्ड है आउटवर्ड है नहीं पता, पर परपेंडिकुलर है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज x, मतलब dB जो है, dB/dt जो है वो x है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट के ऊपर। ओके, रेडियस r गिवन है। अब आपको पता है
कि जो इलेक्ट्रिक ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी फ्रॉम दी फैराडेज लॉस। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो डी बाय डी टी ऑफ बी इंटू ए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ए बाहर आ जाएगा डी बी बाय डी टी। डी बी बाय डी टी तो क्या है, एक्स है। एरिया सर्कुलर रिंग है तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। ये आ गया ई एम एफ ई। ठीक है, ठीक है ना। ऑल्सो जो ई एम एफ ई होता है दैट इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, राइट। सो यहां से जो ई एम एफ ये तो है पाई आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ई बाहर डी एल का टू पाई आर है ना, यही बोला है ई एल इज टू पाई आर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसको एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी आर एक्स बाय टू। ठीक है, आर एक्स बाय टू। ठीक है, बी ऑप्शन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू नेट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अब नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए यहाँ पे पहले तो समझिए ये जो 4 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस है एक दूसरे के पैरेलल में है, यहाँ वाले भी 4 ओम और 4 ओम के जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है। इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे, इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे और वो 8 ओम के साथ क्या है, सीरीज में है। तो निकाले 1 बाय आर पैरेलल क्या होगा, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 दैट इज 2 बाय 4 दैट इज 1 बाय 2 दैट इज आर पैरेलल क्या आ जाएगा 2 ओम। मतलब जो दोनों 4-4 ओम वाले रेजिस्टेंस है उनका आर पैरेलल क्या आ जाएगा 2 ओम 2 ओम, और वो 8 ओम वाले के साथ सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 प्लस 8 दैट इज 12 ओम। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है इतना, ये मेरा सॉल्व हो गया। अब नीचे देखिए, ये जो ये वाले रेजिस्टेंसेस हैं ये 6-6 ओम के हैं। अगेन यहाँ पे जो ये जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना? जो ये आया मेरा 12 ओम, है ना? ये 12 ओम और ये 12 ओम किसमें है? किसमें है? पैरेलल में है। तो पैरेलल फिर से निकालिए 1/12 प्लस 1/12 दैट इज़ 2/12 दैट इज़ 1/6, यही आएगा। तो आर पैरेलल आ जाएगा 6 ओम। अब ये जो तीनों बनेंगे, जो ये तीनों बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का। तो ये तीनों सीरीज़ में हैं, तो नेट आ जाएगा 6 + 6 + 6 दैट इज़ 18 ओम। तो आंसर विल बी बी। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अगेन कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगी अच्छे से। तो एक कॉपर की बॉल है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो नोट मान लेते हैं 8 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ कॉपर। ठीक है, और इसका डायामीटर 1 है, तो रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर, 0.005 मीटर। ठीक है, इसको एक ऑयल में इमर्स कर दिया और उस ऑयल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 600 पाई है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, कितना कूलम्ब चार्ज होगा अगर वो हवा में तैर रही है। हवा में तैर रही है का मतलब, हवा में तैर रही है मतलब देखो यहाँ वेट तो नीचे लग रहा है। अब वो किसी ऑयल में है तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो वाला फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो जो वेट है mg दैट विल बी इक्वल्स टू अपथ्रस्ट वाला फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, रो vg, है ना। यहाँ रो जो है वो डेंसिटी है किसकी, ऑयल की, प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगता है, q इंटू ई, है ना। अब m को कैसे लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन यहाँ डेंसिटी किसकी आएगी, रो नोट, कॉपर की। ओके, vg इक्वल्स टू रो vg प्लस QE। अब ये कैंसिल मत कर देना vg, ठीक है। अब v है वॉल्यूम ऑफ कॉपर, कैंसिल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस QE भी है। वॉल्यूम कैसे निकलेगी, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है वो आपको पता है, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगी। जी आपको पता है 9.8 है, रो नोट आपको पता है, रो पता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है 600 पाई, यहाँ से फिर आपने क्यू कैलकुलेट करना है। सब कुछ गिवन है, पर आप सबने कैलकुलेट करना है, और क्या करना है कैलकुलेट करने के बाद, यू नीड टू रिस्पॉन्ड एंड कमेंट ऑन दी चैनल। सो यहाँ पे आप सबके जो एमसीक्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं। आई होप जो पेपर है आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। सून
we will be bringing you for you the solved PYQ of 2023 CUET. I'll be explaining the questions of physics paper. ओके और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आप लोगों के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है व्हिच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7 ऑफ अप्रैल। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोज़ जल्दी से जल्दी मिलती रहें। एंड डू जॉइन दी टेलीग्राम चैनल फॉर दी फ्री कंटेंट। वहाँ पे आपको नोट्स, पीपीटीज़ या फिर आपके क्वेश्चंस सब मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Do like the video, please comment and share the video with your friends. Subscribe the channel. Thank you so much.